जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव की एक कोशिका के केंद्रक में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और अगर हम सभी 46 गुणसूत्र को खोलें तो उसमें लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए देखने को मिलेगा। और ये जो डीएनए है ये जिस न्यूक्लियस में पाया जाता है उसकी साइज़ होती है 10⁻⁻6 मीटर। अब सोचिए, न्यूक्लियस इतना छोटा है और डीएनए इतना बड़ा है, तो कैसे इतना बड़ा डीएनए इस छोटे से न्यूक्लियस में फिट होता है। तो आपको बता दें कि इस छोटे से न्यूक्लियस में फिट होने के लिए डीएनए को कंडेंस होना होता है, कॉइल्ड होना होता है और सुपर कॉइल्ड होना होता है। तो किस तरह से डीएनए का कंडेंसेशन होता है, सुपर कॉइलिंग होता है, कैसे बनते हैं क्रोमैटिन और कैसे बनते हैं क्रोमोसोम, इन सभी टॉपिक को हम आगे वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डीएनए सुपर कॉइलिंग, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 3 से लिया गया है। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वेल डेवलप होता है और उसके अंदर धागे नुमा यानी कि थ्रेड लाइक मटेरियल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो अगर हम बात करें क्रोमोसोम की तो क्रोमोसोम जो है वह डीएनए, हिस्टोन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और इसे बताने वाले वैज्ञानिक थे आर कोहरेनबर्ग। तो कोहरेनबर्ग ने बताया था कि क्रोमोसोम में जो डीएनए होते हैं वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े होते हैं यानी कि एसोसिएट होते हैं। तो किस तरह से डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम और क्रोमैटिन, आइए हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो आपको बता दें कि गुणसूत्र जो होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, उनमें डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो आपको बता दें कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ये एक प्रकार से बेसिक एमिनो एसिड से बने होते हैं और इनमें जो एमिनो एसिड पाया जाता है वो होता है लाइसिन और आर्जिनिन। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेसिक एमिनो एसिड के कारण जो हिस्टोन होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। वहीं अगर हम बात करें डीएनए की तो डीएनए जो है ये निगेटिवली चार्ज होता है। अब ये निगेटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है फास्फोरिक एसिड। अब यदि हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन के टाइप की तो ये 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब यदि हम इनमें से H2A, H2B, H3 और H4 इनके मॉलिक्यूल को डबल कर दें तो ये बनाएंगे हिस्टोन ऑक्टोमर। तो इस तरह से एक हिस्टोन ऑक्टोमर में 2 अणु H2A के, 2 अणु H2B के, 2 अणु H3 के और 2 अणु H4 के पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि इस हिस्टोन ऑक्टोमर पर जो डीएनए अणु है ये 2 बार इसे लपेटता है। तो जहाँ से डीएनए अणु इंटर करता है और जहाँ से डीएनए अणु निकलता है वहीं पर जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है वो आकर जुड़ जाता है। तो इस तरह से डीएनए और हिस्टोन ऑक्टोमर से मिलकर ये जो पहली संरचना बनती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें कंप्लीट 2 टर्न नहीं होते, एक टर्न तो कंप्लीट होता है और जो सेकंड टर्न होता है वो 3/4 होता है। तो अगर आप एक न्यूक्लियोसोम को देखें तो एक न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए होते हैं उनमें लगभग 146 बेस पेयर पाए जाते हैं। अब देखा जाए तो क्रोमोसोम के निर्माण में कई सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं और 2 न्यूक्लियोसोम के बीच जो डीएनए पाया जाता है उसे हम बोलते हैं लिंकर डीएनए और इसमें लगभग 54 बेस पेयर होते हैं। तो अगर हम दोनों डीएनए के बेस पेयर को मिलाएं तो लगभग एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे हिस्टोन के ऊपर जो डीएनए है लपेटे हुए और कैसे फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोसोम का। तो जब डीएनए हिस्टोन के ऊपर लपेट लेता है तो जाकर H1 जुड़ जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है न्यूक्लियोसोम का। और आपको बता दें कि न्यूक्लियोसोम की जो साइज़ होती है वो होती है 11 नैनोमीटर। तो वह प्रक्रिया जिसमें कि डीएनए के अणु कुंडलित होकर यानी कि क्वाइल्ड होकर एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि कहलाता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम होता है ये केंद्र के अंदर पाया जाता है। तो डीएनए का कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना कहलाता है डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग के फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टोमर के चारों तरफ
लपेट लेता है। और जैसा कि मैंने बताया था, केवल 2 राउंड ही इसको क्या करता है, लपेटता है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम की, तो न्यूक्लियोसोम में जैसा कि मैंने बताया था कि 4 हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4 इनके 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं और 2-2 मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं ऑक्टामर। और जो 5वां हिस्टोन प्रोटीन H1 है वो क्या करता है कि DNA अणु को बांधने का काम करता है। अगर हम एक न्यूक्लियोसोम को देखें तो एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर लॉन्ग DNA हेलिक्स होते हैं, जिसमें कि 146 बेस पेयर पाए जाते हैं DNA में, जो कि न्यूक्लियोसोम को घेरे रखते हैं। और बाकी बचा हुआ जो 54 DNA बेस पेयर होता है वो बनाता है लिंकर, जिसे हम लिंकर DNA भी कहते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम के रेडियस की यानी कि व्यास की, तो इसका व्यास जो होता है वो होता है 11 नैनोमीटर। तो न्यूक्लियोसोम में जो हिस्टोन के ऑक्टोमर होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोटीन कोर पार्टिकल, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। और इसी प्रोटीन कोर पार्टिकल पर DNA जो होता है वो लिपटा होता है। तो जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर DNA लिपटा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्येक कोर पार्टिकल में हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्टामर। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये DNA पैकेजिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि DNA का जो सुपर क्वाइलिंग होता है, उसके अलग अलग लेवल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे DNA अणु की प्राथमिक पैकेजिंग, या फिर हम कह सकते हैं DNA मॉलिक्यूल का फर्स्ट लेवल सुपर क्वाइलिंग। तो फर्स्ट लेवल में क्या होता है कि 11 नैनोमीटर वाले जो प्रोटीन क्रोड कण होते हैं उनके चारों ओर 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 20 nm वाले जो DNA मॉलिक्यूल होते हैं वो लिपटते हैं, और इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक पैकेजिंग या फर्स्ट लेवल पैकेजिंग। और इसमें DNA की जो लंबाई होती है वह 1/7 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर DNA अणु 7 गुना संघनित हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर 7 मीटर का अगर DNA है तो वो कंडेंस होकर हो जाएगा 1 मीटर का। अब बात करते हैं हम DNA सुपर क्वाइलिंग के सेकेंड स्टेप की, या फिर कह सकते हैं DNA सुपर क्वाइलिंग का सेकेंड लेवल। तो सेकेंड लेवल में क्या होता है, तो इस चरण में होता क्या है कि जो फर्स्ट लेवल में बना हुआ न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम तंतु जो होता है वो रस्सी की भांति ऐड कर इस प्रकार कुंडलित हो जाता है कि एक 30 नैनोमीटर खोखला तंतु का रूप ले लेता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिनालिका और इंग्लिश में हम बोलते हैं सोलेनॉइड। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड लेवल पर बनता है न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड। तो आइए समझते हैं कि कैसे न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम है। तो जब 6 न्यूक्लियोसोम कुछ इस तरह से घूम जाते हैं और ये 6 न्यूक्लियोसोम वाली जो कॉइल्ड संरचना बनती है इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। तो ये जो सोलेनॉइड है ये आपको टेलीफोन वायर की तरह कुछ दिखाई देगा। पुराने ज़माने में जो टेलीफोन वायर थे कुछ इसी तरह होते थे। तो ये जो सोलेनॉइड होता है इसका डायमीटर या फिर कह सकते हैं व्यास 30 नैनोमीटर या फिर 300 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये जो सोलेनॉइड है और सुपर कॉइल्ड हो जाता है तो बनाता है लूप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। तो इस तरह से जब DNA का सेकंड लेवल पर सुपर कॉइलिंग होता है तो उसमें फॉर्मेशन होता है सोलेनॉइड का। और सोलेनॉइड के प्रत्येक कुंडल में लगभग 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, और इस कुंडलन में न्यूक्लियोसोम जो तंतु है इसका लगभग 6 गुना कंडेंसेशन, या कह सकते हैं कि 6 गुना ये फोल्ड होता है। मतलब कि न्यूक्लियोसोम जो है वो 6 गुना कंडेंस होता है, और जो ओरिजिनल DNA था अब वो लगभग 40 गुना फोल्ड हो चुका है। तो फर्स्ट लेवल पर DNA का जब 7 गुना यानी कि 7 टाइम फोल्डिंग हुआ तो फॉर्मेशन हुआ न्यूक्लियोसोम का, और जब न्यूक्लियोसोम का 6 फोल्डिंग हुआ यानी कि 6 गुना फोल्डिंग हुआ तो फॉर्मेशन हुआ सोलेनॉइड का। तो इस तरह से देखा जाए तो ओरिजिनल जो DNA है अब लगभग 40 गुना कंडेंस हो चुका है और फॉर्मेशन कर चुका है सोलेनॉइड का। अब DNA पैकेजिंग के तीसरे लेवल पर, या फिर हम कह सकते हैं कि DNA सुपर कॉइलिंग के थर्ड स्टेप में होता क्या है कि जो 30 नैनोमीटर मोटाई वाले सोलेनॉइड तंतु हैं वो अनेक छल्लों यानी कि लूप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये जो लूप है
अब ये लूप क्या करेंगे कि कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन का एक फाइबर होता है जो कि एक तरह से क्या कहता है मचान स्कैफोल्ड का काम करता है, और इसी मचान पर जो सोलेनॉइड के छल्ले होते हैं वो छल्ले क्या कहते हैं इस पे लपेटे होते हैं। अब ये जो छल्ला है यानी कि ये जो लूप है ये क्या कहता है, ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर फैलते हैं, मतलब एक जगह से स्टार्ट होकर फिर दूसरी बार इसी पर आ जाता है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है देखा जाए तो बॉटल ब्रश यानी कि बोतल को साफ़ करने वाले ब्रश के समान होता है, और इसलिए इसे हम बोलते हैं बॉटल ब्रश स्ट्रक्चर। और इस बॉटल ब्रश स्ट्रक्चर की जो व्यास होती है, जो डायमीटर होता है, वो होता है लगभग 300 नैनोमीटर। तो इस तरह से जब डीएनए का 1000 गुना फोल्डिंग होता है या फिर कंडेंसेशन होता है तो बनता है बॉटल ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। आइए मैं पूरे स्टेप को आपको डिटेल से फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया डीएनए से सबसे पहले बना न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का डायमीटर है 11 नैनोमीटर। अब न्यूक्लियोसोम से बना सोलेनॉइड जिसका डायमीटर है 30 नैनोमीटर। अब ये जो सोलेनॉइड है ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक तरह से फंदेनुमा संरचना बनाते हैं जिसका डायमीटर होता है 300 नैनोमीटर। अब ये जो सोलेनॉइड का लूप है अब ये क्या कहता है कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यानी कि NHC के ऊपर लपेटता है, या कह सकते हैं कि इसी से जुड़ जाता है। तो ये जो NHC है ये क्या कहता है, एक तरह से मचान या फिर कह सकते हैं स्कैफोल्ड का काम करता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस फिगर में ये जो लूप है इस मचान के ऊपर लपेटे हुए हैं, और लपेट कर एक बोतल ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका व्यास होता है 300 नैनोमीटर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डीएनए है अब अपने ओरिजिनल साइज़ का लगभग 1000 गुना कंडेंस हो चुका है। तो स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये जो स्कैफोल्ड है, ये जो मचान है वो बहुत फैले फैले होते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो ये जो स्कैफोल्ड है, ये जो मचान है, अब ये क्या कहते हैं और भी संघनित हो जाते हैं और भी कंडेंस हो जाते हैं, और एक छड़नुमा यानी कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका व्यास लगभग 700 नैनोमीटर होता है। और यही छड़नुमा संरचना आगे विभाजित हुई कोशिका में एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की जो मोटाई होती है वो लगभग होती है 1400 नैनोमीटर यानी कि 1400 नैनोमीटर। तो आइए एनिमेशन के थ्रू पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था डीएनए सबसे पहले जो हिस्टोन ऑक्टोमर है उनके ऊपर लपेटता है, ठीक। और जब ये हिस्टोन ऑक्टोमर को पूरी तरह से लपेट लेता है दो राउंड, तो इसके ऊपर H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आकर जुड़ जाता है, और ये जो संरचना बनती है ये लगभग 11 नैनोमीटर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है ये 6 के समूहों में एक खोखली संरचना बनाती है, और इस संरचना को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड एक खोखली संरचना होती है, ठीक। और इसका जो व्यास होता है वो होता है लगभग 30 नैनोमीटर। अब ये जो सोलेनॉइड है अब ये धीरे धीरे और कंडेंस होती है, और कंडेंस होकर एक लूप लाइक यानी कि एक फंदेनुमा संरचना बनाती है। और ये जो फंदेनुमा संरचना होती है ये एक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के मचान पर जाकर लिपट जाती है, और एक तरह से देखा जाए तो बॉटल ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और इसकी जो मोटाई होती है या फिर इसका व्यास जो होता है वो होता है 300 नैनोमीटर। अब इसके बाद ये जो 300 नैनोमीटर की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है और ये कंडेंस होती है, कंडेंस होकर लगभग 700 नैनोमीटर स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। अब ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं 400 नैनोमीटर स्ट्रक्चर का जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो यहाँ पर इस इमेज में आप पूरे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि किस तरह से डीएनए से बना न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से बना सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से बना बॉटल ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, बॉटल ब्रश लाइक स्ट्रक्चर से बना क्रोमैटिड्स, और क्रोमैटिड्स से कैसे बना क्रोमोसोम।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा डीएनए सुपर कॉइलिंग और क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।